हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेल्टा एजुकेशन में। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा सिलेबस आगे बढ़ रहा है। हम कक्षा 9 का एनसीईआरटी का मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमारा क्या है कि हमने अध्याय 5 से हमने स्टार्ट किया था। जैसे अगर हम रेखा गणित की बात करें तो हमने अध्याय 5 से हमने स्टार्ट किया था। अब उसमें जो 5 में जो बेसिक था उसको हमने बताया। क्योंकि देखो, मैं बार बार वही कहता हूँ कि अगर आपको घर बनाना है तो सबसे पहले आपका नींव मजबूत होना चाहिए, ठीक। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको लगेगा इससे डर। तो पढ़ाना नहीं है हमको, डरना नहीं, हमको पढ़ना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, अब हम आज पढ़ने जाने वाले त्रिभुज, ठीक है। चैप्टर 7 में जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, बाकी जो भी चीज़ें होती हैं सब कुछ आपको आ जाएगा। उसमें आप वो टेंशन लेना आपका काम नहीं है, ठीक है। वो हमारा काम है। तो उसमें हम पढ़ने वाले देखो त्रिभुज। अब त्रिभुज के लिए फिर वही बात, इस तरह एक बात बताइए, अब हमें त्रिभुज बता रहे हैं लेकिन मैं तो डायरेक्टली इसे पढ़ने आ गया। इसके पहले का तो हमें कुछ मतलब इससे पहले हमने रेखागणित कुछ पढ़ा नहीं है। और मैं सवाल भी लगा लेता हूँ, इसमें मुझे कोई इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल मैं ऐसे लगाता हूँ कि मुझे रटना पड़ता है, मतलब उसका लॉजिक हमको नहीं समझ में आता। तो बेटा देख, अगर तुझे इसका लॉजिक समझना है तो इसका बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए। और हम क्या करते हैं, वो बेसिक बताते हैं, ठीक है। तो अब तक जितना बेसिक हो चुका है हमने बता दिया है। अब आगे देखेंगे। अब आगे देखने में क्या है, अब जैसे बात करें त्रिभुज, हमारा त्रिभुज चैप्टर है। अब इसमें इसका ओवरव्यू है कि सबसे पहले हमें त्रिभुज के बारे में जैसे सारा प्रमेय दिया रहेगा, सवाल दिया रहेगा। तो सबसे पहले हमको तो ये जानना है ना कि त्रिभुज है क्या, प्लस इसका हर एक चीज़ का यूज है। ये नहीं कि मैं ऐसे बता रहे हवा में, हर एक चीज़ का यूज है। बस आप इसको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए, हमारे साथ दोहराते हुए चलिए। जो डिफिनेशन बताया जा रहे हैं आप उसे कमेंट में, अपने कॉपी में भी लिखते जाइए, कमेंट में भी लिखते चलिए। इतनी बार इसको लिख लीजिए ये आपको एकदम आपके डीएनए में वो घुस जाए, आपको अगली पीढ़ी का भी जरूरत पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े। मतलब इतनी बार आप उसे रट लीजिए, ठीक है। ऐसे अभी चैप्टर में शुरुआत करें तो देखो इसमें क्या है ना कि अगर मान लो आपको कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं आता। लेकिन आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से आप सीख सकते हो। सीखने का मतलब है कि बस आप एक सीक्वेंस से देखते चलो, ठीक है, धैर्य के साथ बस देखते चलो। क्या है, जैसे एक त्रिभुज वाला चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज का डिफिनेशन क्या हो सकता है। त्रिभुज का डिफिनेशन कुछ नहीं रटना है, अपने शब्दों में। जैसे सबसे सिंपल है भाई, 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। मतलब त्रिभुज क्या है, 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। सिंपल सी डिफिनेशन है, याद हो गए। इसमें याद होने के साथ हमको समझ में भी आना चाहिए कि अच्छा कहा क्या जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, ठीक। डिफिनेशन याद, अब हम आपको बराबर रिवीजन कराते रहेंगे, ठीक है। अब त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं कि त्रिभुज के कई प्रकारों में जैसे हम भुजाओं के आधार पर बांट दिए। अगर हम भुजाओं के आधार पर बांट देंगे तो कैसा बनेगा, अगर भुजाओं के आधार पर बांट दिए तो 3 प्रकार का बनेगा। पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। अभी तक तो यार ऐसा कुछ होगा नहीं जो आपको नहीं समझ में, बस आपको इसको लिखते और आगे बढ़ते जाना चाहिए, ठीक है। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, क्या कहलाते हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। आप ये पूरा लिखेंगे, मैं थोड़ा सा लिखूँ, ठीक है, लेकिन आपको पूरा लिखना है क्योंकि पढ़ना आपको है, मुझे नहीं, मुझे तो पढ़ाना है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो मैं बताते जा रहा हूँ आपको करते चले, यकीन मानो आपको तो पूरा जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जैसे समबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। आप इसे एक बार पढ़ लो और इसके एक बार कमेंट में लिख दो। कमेंट में लिखने से क्या होगा ना कि कम से कम आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा कि हाँ इसको तो मैंने कहीं पढ़ा था, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, वह त्रिभुज देखो आप ये नहीं बनाएंगे, वो मत आपको समझने के लिए मैंने बना दिया, आप पूरा लिखेंगे। वह त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं कम से कम 2 भुजाएं बराबर हो, क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब किसी भी त्रिभुज में अगर हमें 2 भुजा बराबर मिल गया तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। अच्छा सर एक बात बताओ, इस हिसाब से ये जो आप समबाहु त्रिभुज बताए हैं तो क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। इसके हम समद्विबाहु में हमको कुल 2 भुजा मतलब जो बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें देखो बराबर, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज भी है। और इसको जब तीनों भुजा बराबर हो गई इसलिए एक स्पेशल कैटेगरी में चल गया जिसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक तो समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का भी सर परिभाषा भी आ गया। अभी तक रटना अभी नहीं पड़ रहा, अभी तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मतलब वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, मतलब कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो, मतलब कि कोई भुजा बराबर ना हो, क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये तुम्हें याद होगा, ठीक है। अब देखो कुछ को देखो, हमारे कुछ मार्किंग भी किया है। मार्किंग इसलिए होता है जो भुजा किसी चीज के बराबर होते हैं उस पर समान लाइन खींचते हैं, ठीक है। जैसे ये दोनों बराबर थे, इस पर एक एक लाइन खींच दिया, इसके बराबर नहीं इसलिए इस पर नहीं खींचा, ठीक। वो आगे आपको समझ में आता जाएगा, नो डाउट, बस आप चलते रहो। फिर क्या है,
फिर अब त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पर, अब कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ठीक है भाई। कोणों के आधार पर क्या होगा, इससे पहले देखो न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण को आते हैं, इसका परिभाषा क्या है, अगर आपने देख रखा है, अगर आपने सपोज माना मेरा वीडियो देख भी रखा है लेकिन आपको परिभाषा नहीं याद है, तो आप यहाँ पर अभी ना आइए, तभी आपके लिए अच्छा है। क्योंकि वो चीज़ आपको मतलब इतना होना चाहिए कि एकदम आप पी जाओ इस हिसाब से, मतलब एक परिभाषा को हम दिन भर रटते थे, इस हिसाब से हम लोग पढ़े थे, ठीक है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप मत सोचो, बस आप रट लो, फिर आपको पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। ऐसे अब न्यून कोण का आता है, न्यून कोण की परिभाषा तुरंत आप कमेंट बॉक्स में तुरंत आप पहले लिखो न्यून कोण की परिभाषा, चाकि आपको याद हो। सीधी बात, वह कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम हो वो क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है, ठीक। आप ये लिखो। फिर अब देखो, अब न्यून कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी कोणों के आधार पर, अगर न्यून कोण, सबसे पहले भुजाओं के आधार पर हमने देख लिया, अब कोणों के आधार पर देख रहे हैं। अब कोणों के आधार पर हम देख रहे हैं कि न्यून कोण, पहला है न्यून कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। देखो इसमें भी 60, इसमें भी 60, मतलब 90 से न्यून कोण होना चाहिए। अब जब आपको पता नहीं होगा न्यून कोण क्या होता है, फिर आप समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब तीनों कोण 0 से अधिक 90 से कम होना चाहिए, तो वह क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। ये सब आपकी जानकारी के लिए, लेकिन इसका प्रॉपर यूज है ऐसे नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, समकोण। अब समकोण क्या होता है, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है, क्या कहलाता है, समकोण होता है। अब ये नहीं कहने का वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण समकोण होता है, यार क्या मतलब, थोड़ा सा तो लॉजिक समझे, मतलब जाग के पढ़ना है, ऐसे नहीं, ठीक। तो वह त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होता है, समकोण होता है, क्या कहलाता है, वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक। सर अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो सारा डिफरेंस हमको समझ में आया, क्योंकि हमको पहले से ही आता था। अच्छा, समकोण की परिभाषा क्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अब ये मत कहो कि नहीं बहुत ईजी है, इसको हम क्या लिखिए कि हमारा टाइम बर्बाद होगा, तो टाइम तुम्हें बचा के करना ही क्या है, अभी तुम्हें खेलना ही तो है, जो भी करना है मतलब आप करो, मेहनत करो, मतलब एफर्ट लगाओ यार, तब क्यों नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब अधिक कोण, बस जितना करवा रहे बस उतना ही करो, बस उतना करके फिर जाओ, फ्री हो गया, आपको समझ में आ गया, फिर जो आपको जो करना है जाके करो, खेलो कूदो, जो मन है तो करो, ठीक है। लेकिन फिलहाल जब आए हो तो इसको पढ़ो, अभी तुम थोड़ा सा इस स्टेज पे हो, तो अभी हम देखो यही एक स्टेज होता है जो मतलब इंसान जो होता है, कक्षा 9 का जो स्टेज होता है ना, यहीं से आप एक आम इंसान से एक आप अगर आप समझ गए तो आप एक अपने फैमिली के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को लेकर मतलब आप समझ सकते हो कि हमारे क्या रोल है, अब हम अपने परिवार को कहाँ तक ले जा सकते हैं, या हमारा क्या भविष्य है, और हमसे हमारे माता पिता हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, और हमें उन उम्मीदों को पूरा करना है, ठीक है। इसलिए हमको पढ़ना है, मतलब यह एक एज होता है जिसमें तो क्या होता है कि अगर आप खेलोगे तो खेलते ही रह जाओगे, पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों करते रहोगे तो उससे भी अच्छा है, क्योंकि टेंशन नहीं लेना, बचपन भी एक ही बार आता है, ठीक है। खैर छोड़ो सब बातें, अब देखते हैं आगे क्या। अब है अधिक कोण। अधिक कोण क्या है, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो। अब अधिक कोण की परिभाषा क्या होता है सर, अधिक कोण की परिभाषा नहीं पता है तो पहले जाकर वीडियो देखो, ठीक है, जो हमने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। अब फिर भी जब फिर देख लिया तो डिफिनेशन आता है, तो पहले डिफिनेशन को कमेंट में लिखो। अब जैसे अधिक कोण क्या होता है, वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है। अब ये नहीं करना है कि नहीं, वो तो बहुत ईजी है यार, इसको क्या 10 बार बता रहे हैं, इसका मतलब है इसलिए बता रहा हूँ, वो आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। मतलब जिसका एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो, क्या कहलाएगा, अधिक कोण। मतलब हमने भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के देख लिया और कोणों के आधार पर 3 प्रकार के देख लिया, ठीक है। अब कुछ बातें जान लेते हैं, कुछ बातें ये जान लेते हैं, देखो क्या है त्रिभुज बनने की शर्तें, बस ऐसे ही थोड़ा बेसिक जानकारी। त्रिभुज बनने की शर्तें मतलब कि कोई त्रिभुज बनेगा कब, कोई त्रिभुज कब बनेगा। अब यह तो हो सकता, ऐसा भी तो हो सकता है कि यह भुजा आया और यह भुजा इतने पर रुक गया, मतलब त्रिभुज तो बना ही नहीं। त्रिभुज तब बनेगा ना जब ये पूरा आ जाएगा। इसलिए ये तीनों भुजाएं, मतलब जब तीनों, मतलब कुछ शर्तें होती हैं वो देखते हैं, या तो उन सभी को अंतःकोणों का योग 180 अंश हो, ठीक है। मतलब त्रिभुज कब बनेगा, त्रिभुज बनेगा तो पक्का है कि उसके सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा, यह पहला शर्त। दूसरा, या किन्हीं 2 क्रमागत भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। सर क्या बोले, समझ में नहीं आया, मतलब थोड़ा समझ में आया, इसे थोड़ा सा और बताएंगे आप, मतलब आपका क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो बहुत सिंपल है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं BC और AC को जोड़ूं तो इनका योग AB से बड़ा आना चाहिए। अच्छा सर, अब BC और AC को ही या किसी को भी उठा सकते हैं, हमने कहा हाँ, मतलब आप किसी भी 2 को उठा लो, उसमें से अब तीसरा आना चाहिए, मतलब उन दोनों का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि AB प्लस BC बड़ा होना चाहिए AC से, यह एक शर्त है। यह आगे चल के आपके पर्सनालिटी में एक प्रमेय भी है, आपको पूरा एकदम डीपली बताएं, ये एकदम मतलब एकदम आपको एकदम पानी की तरह एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आप साथ चलते जाओ, ठीक है। या ये आपका प्रमेय भी है, आप इसे सिद्ध भी करेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि कोई त्रिभुज बनेगा कब। पहला कंडीशन, उसके अंतःकोणों को योगफल 180 अंश होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, किन्हीं भी 2 क्रमागत भुजाओं का, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, मतलब कि एक यह क्या है, क्रमागत भुजाएं, एक यह क्या है, क्रमागत भुजाएं, ठीक है। इसमें तो सभी त्रिभुज में तो सभी क्रमागत भुजाएं होते हैं, चतुर्भुज में थोड़ा सा होता है, ठीक है, वो भी देखना।
समझ में आया? किन्हीं दो क्रमागत भुजा को एक तीसरी भुजा से बढ़ाओगे, मतलब ये हमारे कंडीशन में कब त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब आगे देखा था माध्यिका। अब माध्यिका क्या होता है सर? माध्यिका जैसा अगर आपने कुछ पहले सुन रखा है तब तो ठीक है, अगर नहीं भी सुन रखा है तो उसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। देखते क्या माध्यिका की परिभाषा है, सब आपको रटा होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए। भाई कहने का मतलब ये है, पढ़ने का मतलब ऐसे नहीं कि यार सोच रहे हैं, पढ़ने का मतलब गोली से भी तेज मतलब आपका एकदम जुबान चलना चाहिए, तब मतलब पढ़ना। जब हम लोग पढ़ते थे, जैसे हमारा ये था, जब हम पढ़ते थे तो क्या था कि शुरू में हम खेलने कूदने वाले बच्चे थे, हमारा पढ़ा लिखा से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जब हम कुछ गए शुरू में, हमारे सर ने बताया, मतलब फिर हम पढ़े, फिर हम मतलब फिर घर से पढ़े, मतलब पढ़ते रहे, स्कूली से ही पढ़ रहे थे। लेकिन एक बार सर ने पूछा और मैं डिफिनेशन मैं रटा ही था, मैं ऐसे सोचता था यार क्या पढ़ूं, लेकिन एक बार मैंने रट लिया और सर वही हमसे पूछ लिए चतुर्भुज की परिभाषा, वर्ग की परिभाषा, तो मैंने बता दिया एकदम एक सांस में बता दिया, और इतना खतरनाक बता दिया कि तब से मुझे अपने आप पर भी कॉन्फिडेंस होने लगा कि यार तो बहुत अच्छा लगा। मतलब कि इस लेवल का आपका होना चाहिए। अभी डिफिनेशन क्या है वर्ग का, ये सब मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा अब यही थोड़ी है तो वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं समान वर्ग कहलाते हैं, ये थोड़ी डिफिनेशन है, ये इनकम्प्लीट है भाई, इतने से थोड़ी होगा। बताना है तो ये आपके एकदम प्रॉपर एकदम पता होना चाहिए, वो सब आपको चतुर्भुज वाला चैप्टर में आपको बताया जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ो तो इस लेवल का पढ़ो, मतलब एक चीज, अब ये नहीं कि हाँ हमें लिख लिया, हमें पता है कुछ नहीं होता, आपके जुबान पे होना चाहिए वो चीज, इस लेवल का पढ़ना है। जैसे माध्यिका, अब चलते हैं आगे देखते हैं। फिर माध्यिका क्या है? किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से, देखो समझो, बस एक बार देखना है, बाकी सब समझ में आ जाएगा। किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, उसके शीर्ष से सम्मुख भुजा, देखो इस शीर्ष का सम्मुख भुजा यह है, इस शीर्ष का सम्मुख भुजा यह है, इस शीर्ष का सम्मुख भुजा यह है। किसी त्रिभुज में उसके शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। मतलब माध्यिका की डिफिनेशन क्या है? माध्यिका की डिफिनेशन यह है सर कि किसी त्रिभुज में उसके शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के, किसी त्रिभुज में उसको शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। अच्छा, इसका मतलब कि अगर यह माध्यिका है तो यह इतना और इतना क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि इसका मिड पॉइंट ही होगा। ठीक, समझ में आया? इसी प्रकार देखो इसका क्या हो जाएगा? माध्यिका, इसका माध्यिका हो जाएगा ये, इसका माध्यिका हो जाएगा ये, मतलब यह बराबर यह होगा, यह बराबर होगा। सर आप ये बता क्यों रहे हैं? मतलब इसका लॉजिक हमको नहीं समझ में आ रहा। आप सवाल कराइए ना डायरेक्ट, मतलब क्या बिना मतलब का डिफिनेशन कोड ये सब बता रहे? मतलब एक बात तो मतलब मानते हो कि मतलब मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं तुमसे थोड़ा सा तो अधिक जानता हूँ, मतलब मुझे इतना तो पता है कि आगे किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैं तुम्हारा थोड़ा सा समय ले रहा हूँ। समय नहीं ले, आपको जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपको जरूरत है। ठीक है, अब देखो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, और दूसरा चीज, माध्यिकाओं के, किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है वो क्या होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, और दूसरा चीज आपको यह पता होना चाहिए कि अगर यह माध्यिका है या तीनों आपस में काट रही है तो मतलब केंद्रक, जो माध्यिका के केंद्रक जो होता है माध्यिका को दो संबंधी एक में क्या करता है? विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है? शीर्ष वाले से यहाँ तक दो, यहाँ से यहाँ तक एक, शीर्ष वाले से यहाँ तक दो, यहाँ से यहाँ तक एक, शीर्ष वाले से यहाँ तक दो, यहाँ से यहाँ तक एक, बस आपको जानना है। ठीक है, फिर देखो त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को केंद्रक कहते हैं। ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी तो सिंपल चल रहा है। ठीक है, फिर क्या है? शीर्षलंब। अब सर शीर्षलंब क्या होता है? ठीक है, सिंपल सी बात है, किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? शीर्षलंब कहते हैं। देखो नाम ही क्लियर कि शीर्षलंब, किसी त्रिभुज में उसके शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? शीर्षलंब कहलाता है। ठीक है, जैसे इस त्रिभुज में यहाँ से इसके सम्मुख भुजा BC पर डाला गया लंब ये शीर्षलंब है, यह शीर्षलंब है, यह शीर्षलंब है। और तीनों शीर्षलंबों के कटान बिंदु के क्या कहते हैं? तीनों शीर्षलंबों के कटान बिंदु के हम करते हैं लंब केंद्र। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे लंब केंद्र। ठीक है, ठीक। अब देखो फिर क्या है? अब अंतःकेंद्र। अब अंतःकेंद्र क्या है? अंतःकेंद्र किसी त्रिभुज में तीनों कोणों के अर्धकों और कटान बिंदु क्या कहलाते हैं? अंतःकेंद्र कहलाते हैं। मतलब किसी त्रिभुज में तीनों कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु। अच्छा सर, कोणों का अर्धक समझ में नहीं, मतलब क्या है कोणों का अर्धक? मतलब ये है, सीधी सी बात है, कोण का मतलब है कि आप किसी भी कोण, ये पूरा कोण दिया, आप इसका आधा कर दो सर। लेकिन ठीक है, आपने तो बता दिया, समझ में आया, लेकिन ये करते कैसे? अगर आप ये थोड़ा सा बता दे तो थोड़ा सा मजा आ जाए। अच्छा ठीक है, देखो हम क्या करते हैं ना, हम लंगड़ा प्रकार लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोण, मतलब ये कोण सबसे पहले कुछ नहीं दिया, एक सिंपल से दिया है। ठीक है, अभी हमारे पास है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा वो हूँ, लेकिन समझो सिंपल से दिया था। फिर हमने सबसे पहले क्या किया? देखो सिंपल, सपोज करो ये हमारा सुई है, ये हमारा पेन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक ऐसे खींचेंगे, खींच दिया, यह बना। अब ऐसे खींचेंगे, ठीक है, अब हम इसको बढ़ा घटा सकते हैं, जो भी मन कर सकते हैं अपने अनुसार, मतलब इसको रहने दें। अब फिर क्या करेंगे? फिर अब हम इसको सुई वाला इस पे रखेंगे, एक बार ऐसे काटेंगे, फिर एक बार सुई वाले यहाँ पे रखेंगे, एक बार इसको
ऐसे काटेंगे, ठीक है, ऐसे काट देंगे। ये दोनों का जो कटान बिंदु होगा उसी को इसके यहाँ से मिला दो, ये क्या हो जाएगा, इस कोण का अर्धक। आपने कोणों का अर्धक कर दिया, ठीक है, पता चलेगा कोणों का अर्धक कैसा होता है। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को पीछे देख लो, मैंने बता दिया। ठीक, इसी प्रकार से तीनों कोणों का अर्धक करेंगे। अब तीनों कोणों के अर्धकों का जो कटान बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा। मतलब त्रिभुज का अंतःकोण के अंतः केंद्र क्या होता है, त्रिभुज का अंतःकोण वह बिंदु, वह कटान बिंदु, मतलब त्रिभुज का सिंपल से बनाओ कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के अर्धकों का कटान बिंदु क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, तीनों कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है सर, अभी तक तो आपने बताया, सब कुछ समझ में आया। ठीक है, फिर तब आगे चल देखते हैं। दूसरा चीज, जब अंतः केंद्र से जब अंतः केंद्र पे रखकर एक वृत्त बनाएंगे ना, तो एक प्रॉपर वृत्त बन जाएगा अंदर, इसके अंदर बन जाएगा। ठीक है, इन सब चीजों का आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं लेगा, आपको समझ में आ जाएगा आगे चल के। लेकिन बस जो आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ आपको पता होना चाहिए। जैसे अंतः केंद्र को क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, शीर्षलंब क्या होता है, छोटा चीजें जब आप पढ़ रहे हो तो मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस अभी जब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता होगा। ठीक, हालांकि ये सब आपका सिलेबस का पार्ट ही है, बस हम आपको एक्स्ट्रा नाम करके आपको थोड़ा सा वो बना रहे हैं। जैसे परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं के लंबार्धकों के कटान बिंदु के क्या कहते हैं, परिकेंद्र। ठीक है सर, आपने पढ़ा, लेकिन थोड़ा डाउट है। क्या डाउट है, लंबार्धक क्या होता है, लंबार्धक सर ये होता है बेटा ना, क्या करते हैं कि सबसे पहले देखो लंबार्धक खींचने का हम क्या करते हैं, सेम वही चीज, एक रेखा दिया है, ठीक है, मान लो एसी रेखा दिया, भूल जाओगे सब कुछ है, एसी रेखा दिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सर हमें पता, हमको आता है नहीं लंबार्धक खींचना, तो कोई बोल बात नहीं, अभी सिखा दे रहे हैं। सपोज करो ये हमारा क्या है, सुई है, ये क्या है, पेन है, इसमें हमारा किस्सा है। ठीक है, आधे से अधिक दूरी कितना लेना है, आधे से कम नहीं, आधे से अधिक दूरी लेकर क्या करो, एक ऐसे काटो। ठीक, अब इसका मान बदलना नहीं चाहिए, इसको यहीं पर रहना चाहिए। अब इसको पलट दो, फिर इसको फिर इस कोने पर रखकर फिर यहां से कटवा दो। उसी प्रकार सेम इधर भी काटो, फिर इधर भी काटो। तो इन दोनों जो कटान बिंदुओं को होगा उनको मिला दो, तो ये जो होगा, ये जो रेखा जो इसको काटेगी, तो इसके यह क्या करेगा, इसका लंबार्धक होगा। ठीक है, अर्ध भी होगा और लंब भी होगा, तो परपेंडिकुलर होगा एंड उसे डिवाइड भी करेगा। ठीक, अच्छा सर, अभी तक तो आपने बता दिया। मतलब सर इसी प्रकार से हम तीनों भुजाओं करेंगे। हाँ, अब तीनों भुजाओं कर दो। ठीक है सर, इसका भी हमने कर दिया तो एक रेखा मिलेगा, इसका भी कर दिया तो एक रेखा मिलेगा, इसका भी करेंगे तो एक रेखा मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों रेखाएं कहीं काटेंगे। ठीक है सर, कहीं काटेंगे, जो हमें बिंदु मिला, इस बिंदुआ को हम क्या कहेंगे, परिकेंद्र। अच्छा, इसका मतलब है कि परिकेंद्र किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं के कटान बिंदु के, तीनों भुजाओं के लंबार्धकों के कटान बिंदु के हम क्या करते हैं, परिकेंद्र करते हैं। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। आपने अभी तक जितना बताया, और जो परिकेंद्र से अगर हम बनाएंगे तो एक बाहर एक वृत्त बन जाएगा। खैर वो सब छोड़ो, आपको बेसिक चीज तो आपको बाद में बता देंगे। ठीक है, लेकिन सर अभी आपने अभी तक जितना बताया, मतलब कि आपने अभी तक हमको बता दिया, त्रिभुज की परिभाषा हमको बता दिया। सर हमको पता है, अगर हमको याद है तो तुरंत हम कमेंट में ये सब सारी चीजें कमेंट में अभी लिखो, चाहे तुम्हें तुरंत आपको रिवीजन है, तुरंत आपको रिवीजन हो जाए। फिर आपकी एक बार सबसे पहली बार कमेंट में लिख दोगे, दूसरा चीज आप एक बार जाकर कॉपी में लिख दोगे, फिर तीसरा चीज आप हमेशा बोलते रहोगे सेम चीज, बस एकदम सेम डेफिनेशन में रटते जाओ। मतलब समझे तो आपको ही, समझो रटो, मतलब इतना चीज आपके जुबान पे होना चाहिए, एक बार बोलो नहीं, मतलब आपके तुरंत निकलना चाहिए एकदम उसी प्रकार से। ठीक है सर, आपने अभी तक बता दिया त्रिभुज, आपने बता दिया त्रिभुज के प्रकार बता दिया, भुजाओं के आधार पर, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, और वो भी तीनों समझ में आएगा। और फिर त्रिभुज के तीन आपने प्रकार बता दिए कोणों के आधार पर, जिसमें न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज बता दिए। फिर सर आपने कुछ त्रिभुज बनने की शर्तों को बताया था। फिर उसके बाद सर आपने बताया था कि माध्यिका क्या होती है। फिर आपने उसके बाद बताया था शीर्षलंब क्या होता है। फिर उसके बाद आपने बताया था अंतः केंद्र क्या होता है। फिर उसके बाद आपने बताया था परिकेंद्र क्या होता है। ठीक है, ठीक, इतना चीज सर अभी हमको अब हमको क्या है ना कि अब हम इतना डिफिनेशन हमको याद है। और सर हम एक बात और है, आप हमसे ना पीछे वाला जितना भी डिफिनेशन वो पूछे तो वो भी हमको याद है। इसका मतलब तुझे बिंदु की परिभाषा याद है? हाँ सर, बिंदु की परिभाषा हमको याद है कि पेंसिल की नोक के बराबर वह संरचना जिसमें न तो लंबाई चौड़ाई, न ऊंचाई और न गहराई होती, क्या होता है, बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, अगर नहीं देखा तो अभी जाके वीडियो देख, तब आपको समझ में आए। अच्छा सर, अच्छा एक बता, संगत कोण की परिभाषा बता। तो जब कोई तुरंत बता रहे हैं कि जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने कोण को संगत कोण कहते हैं। सर मतलब आपको कैसे इतना याद है? इतना इस बार यार इसलिए याद है कि देखो हमारा टेंडेंसी होता है कि समझ तो हम लेते हैं, लेकिन जब वो जुबान से निकलने लगता है ना तो बस हम फिसल जाते हैं। अब अगर हम किसी के सामने ना बता पाए तो हमारा कॉन्फिडेंस एकदम डूब जाएगा, और आते हुए भी हमें कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब हमें अंदर से लगेगा कि हमको नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपने बता दिया तो यकीन मानो आपको कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पर होगा। ठीक, तो जितना परिभाषा आप तक है, जैसे बिंदु की हो गया, रेखा क्या होता है, रेखा का प्रकार, फिर उसके बाद क्या होता है कोणों के प्रकार, सभी प्रकार के कोण, फिर रेखीय युग्म में क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है। ठीक है,
फिर उसके बाद जितने भी प्रकार के हमने चीज आपको बताए हैं, फिर प्रमेय कुछ चीजें हैं, जब दो समांतर रेखाओं को संजय, फिर दो समांतर रेखाओं मतलब जब दो रेखाएं समांतर होती है तब क्या होता है, फिर कि दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करने के लिए क्या क्या मतलब क्या क्या हम करेंगे, ये सब सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ सब कुछ आपको मैंने पीछे बता रखा है। अगर आपको डाउट है तो आप पहले जाकर उसमें देखो, क्योंकि जब आपको रेखा वाला अच्छे से आएगा तभी ये समझ में आएगा। अगर मान लो आप कहीं से भी पढ़े हो, आपको सवाल आता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप जाके एक बार रिवाइज करो, उसमें कुछ न कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, ये गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ पीछे से एकदम लिंक होता हुआ आ रहा है, मतलब अध्याय 5 से लिंक होता हुआ आ रहा है, या कम से कम ये अध्याय 10 तक चलेगा, क्योंकि देखो रेखा गणित यहाँ तक है। ठीक है, तो 5 से 10 तक आपको एकदम मस्ट होना चाहिए कि ये एक क्रम है, आपको सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमने जितना त्रिभुज का बेसिक था वो हमने देख लिया। ठीक, अब हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पर। अब हम थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। अब क्या है, अब हमसे सर्वांग समता। सर एक बात बताइए, आप सर्वांग समता मतलब ये क्या लिखे हैं, मतलब ये थोड़ा सा कुछ इसके बारे में कुछ बताइए। देख बेटा, सर्व समता ये होता है, सर्वांग समता का मतलब होता है कि सर्व अंग सम, मतलब थोड़ा सा इसको और हिंदी में बताइए कि मतलब क्या है सर्व अंग सम, मतलब कि सर्व मतलब सभी अंग क्या हो समान, सभी अंग क्या हो समान, मतलब कि किसी भी दो आकृति के, या मतलब किसी भी चीज को ले लो। अभी हम गणित पढ़ रहे तो हम मान ले किसी भी आकृति में भी हम मान ले त्रिभुज, तो किसी भी दो त्रिभुजों के सभी अंग समान हो, सभी अंग समान हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यह एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, ठीक है, अगर ये दोनों एक त्रिभुज है, इसको हम क्या करें, एक कैंची लेकर इसको काट दें, फिर काट कर एक ही पर साटें, तो दोनों एक ही पर ओवरलैप हो जाए, मतलब कि एक ही पर संपाती हो जाए, मतलब कि किसी का कोई भी भाग थोड़ा सा भी आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं निकलना चाहिए। अगर ऐसा है तब आप कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, मतलब हमको सर अब हमको मतलब ठीक है आपके बताने को सर हमको समझ में आ जाएगा कि सर्वांग सम मतलब सभी अंग समान होने चाहिए, मतलब दोनों त्रिभुज एक ही जैसे हो गए या दोनों त्रिभुज एक ही हो गए। ठीक है। दूसरा चीज, अब सर यहाँ से दो कंडीशन निकलता है। पहला चीज कि या तो सर्वांग सम दिया होगा, मतलब या तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो क्या क्या होगा, और दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारा थोड़ा लाइन समझो कि हमें दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना पड़ सकता है, या हमें सर्वांग सम दिया है तो उससे हमें क्या क्या मिलेगा, हमको ये सीखना है। ठीक है, अब वही प्रमेय के माध्यम से बताया जा रहा है। एक प्रमेय में एक आग दो गुण बताया जा रहा है कि दो त्रिभुज किन किन कंडीशनों में सर्वांग सम हो सकते हैं। तो जैसे SAS मतलब है कि साइड एंगल साइड, वो हम आगे देखेंगे कि अगर किसी त्रिभुज की किन्हीं दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर है, उसके बाद संगत कोण बराबर है, फिर संगत भुजाएं बराबर है, तो वह त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा SAS नियम के अनुसार। ऐसा इन्होंने बना दिया, मतलब कि देखेंगे ऐसे कई सारी, मतलब कि देखो हमें ओवरऑल सर्वांग सम सिद्ध ही करना है। अब वो कितनी विधियों से सिद्ध होगा वो हम आगे देखेंगे। SS है या SAS है, AAS है, RHS है, मतलब SSS है, मतलब कि देखते हैं जितने भी प्रकार है वो आगे हम देखेंगे। मतलब कि अभी पता चला कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने ये जा रहे हैं कि हम इसमें अब हम डिफिनेशन वगैरह तो हम पढ़ लिए, अब हम इसमें आगे पढ़ने जा रहे हैं कि त्रिभुजों को सर्वांग सम हम कैसे सिद्ध करेंगे। अगर सर्वांग सम सिद्ध हो गया तो हमें क्या क्या मिलेगा, कौन सा भुजा किसके बराबर होगा। जैसे एक चीज, जैसे मान लो इसको हम इसके सर्वांग सम कर दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह कोण ही इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर क्यों नहीं है। हमको तो इसमें बहुत दिक्कत होता है कि सर यह भुजा इसके ही बराबर क्यों होगी, यह भुजा यह भुजा इसके बराबर क्यों नहीं हो गई, या यह भुजा इसके ही बराबर क्यों है, यह भुजा इसके बराबर क्यों नहीं होगी। बहुत डाउट होता था, वो सब आपको सब समझ में आ जाएगा, बस आपको आराम से देखना है। ठीक है, अब देखो क्या है, पहला क्या है, ऐसे सर्वांग समता हम देख लेते हैं। क्या है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको एकदम मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। सब चीज जितनी भी चीज बता, सब कुछ हमसे पढ़ने का मतलब ये है कि चीज आपको एकदम मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, समझो बोलो दोनों, मतलब आप बोल रहे हो तो आपके मन में इमेज भी चल रहा है प्लस तुरंत आपका जबान भी चल रहा है, तब मजा आएगा। अच्छा सर, अब आप थोड़ा सा बताइए। ठीक है, तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण। अच्छा सर, इसके कहने क्या मतलब हुआ, मतलब एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण, मतलब इसकी बात हो रही है। ठीक है सर, अभी तक तो समझ में आ गया, अब आगे पढ़िए। दूसरे त्रिभुज की भुजाओं, मतलब दूसरे त्रिभुज की उसके भुजाओं और उसके अंतर्गत कोण, उनके अंतर्गत के बराबर, मतलब कि ये, मतलब सर ये प्रमेय कहने का मतलब ये हो रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होगी कब, जब यह दोनों भुजाएं और यह कोण और यह दोनों भुजाएं यह कोण क्या आपस में बराबर होते हैं। ठीक है सर, मतलब इसके कहने का मतलब और चित्र के माध्यम से हमको इतना समझ में आएगा। अब थोड़ा आगे बताइए। अब देखो आगे देखो, बहुत सिंपल है। फिर क्या है, फिर दिया है, क्या दिया है त्रिभुज AOB व COD में। क्या है, AOB और COD में। ठीक है, हमने ऐसा बना लिया, AO बराबर OD, AO बराबर OD, OB बराबर OC, OB बराबर OC। जो कि देखिए इसमें दिया है क्या है,
यदि देखो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो हमको सिद्ध करना है ना, यदि एक त्रिभुज में दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण बराबर है, मतलब कि दो भुजाएं बराबर है और उनके अंतर्गत कोण भी बराबर है, ठीक है। तो दो भुजाएं को हमको दिया है, क्या दिया है, यह भुजा इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर है। अब ये नहीं कि यह भुजा इसके बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ, हमें दो त्रिभुज लेना ना, तो एक यह त्रिभुज हो गया, एक यह त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज के यह भुजा इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर है, ऐसा हमने ले लिया। ठीक है सर, समझ में आया। फिर क्या है, मतलब त्रिभुज एओबी व सीओडी, मतलब एओबी बराबर ओबी बराबर ऐसे हमको देते हैं, ठीक है। अब फिर क्या है, हमको सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज एओबी सर्वांगसम सीओडी, ठीक है। और उपपत्ति क्या है, उपपत्ति में हम लिखेंगे, ये तरीका होता है, हम आपको पहले बता रहेगा, अब इसी माध्यम से आपको हमेशा चलना पड़ेगा। उपपत्ति में क्या है, त्रिभुज एओबी व सीओडी में, एओबी व सीओडी में, ठीक है, क्या है, एओ बराबर ओडी, एओ बराबर ओडी, ठीक है, दिया है हमने लिख दिया। फिर बीओ बराबर ओसी, बीओ बराबर ओसी, ये भी दिया है, ठीक है। और कोण एओबी और सीओडी, एओबी और सीओडी बराबर होंगे, कैसे बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण से। अब सर शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, अब शीर्षाभिमुख कोण का परिभाषा अगर अभी तुमको याद है तुरंत कमेंट में लिखो, याद है तो एक बार मन में भी दोहराओ। जैसे क्या होता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो तिर्यक रेखाओं के कटान बिंदु के विपरीत दिशाओं में बने कोण क्या कहलाते हैं, तिर्यक रेखा कहलाते हैं। ये सब हमको याद है, मतलब आपको भी रटना है, ये नहीं समझ में तो आता है लेकिन आपको पता भी होना चाहिए ना। शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, ठीक है। मतलब ये तीनों कोण क्या हो गए, देखो साइड एंगल साइड, ये देखना है कैसे हम पहचानेंगे सर, साइड होना चाहिए, फिर एंगल होना चाहिए, फिर साइड होना चाहिए, साइड एंगल साइड, ठीक है सर। इस हिसाब से हमने त्रिभुज एओबी और सीओडी को क्या कर दिया, सर्वांगसम कर दिया, ठीक है सर। अब देखो कहानी यहाँ से शुरुआत होती है, मतलब हमने सिद्ध कर दिया एस नियम से, हम लिखेंगे यहाँ से एस नियम से, ठीक। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखो, अब तुमने जो जो दिया है सिद्ध करने में, जो देखो यही हमको सिखाना था, ये चीज तो कुछ नहीं है, अब हमको यही सिखाना था। अब देखो हमको हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, हमको प्रोसेस ये रहेगा, जैसे हमको सर्वांगसम त्रिभुजों को सर्वांगसम होने के बाद हमको कैसे पता चलेगा कि क्या चीज किसके बराबर है। जैसे हमको कैसे पता कि यह वाला कोण इसके बराबर है, यह वाला कोण इसके बराबर क्यों नहीं है, कुछ तो लॉजिक होगा, हमको वही लॉजिक ही बताना है, ठीक है। हम वही बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ऐसे थोड़ा सा ध्यान दो। देखिए क्या है, सर्वांगसम यहाँ पे सिद्ध कर दिया, इसको सिद्ध करने के लिए हमने जिन जिन चीजों को दिया है वो तो हमको पहले से ही पता है कि भाई एओ बराबर ओडी होगा, ये तो हमको पता है, ठीक है। अब देखो, अब भुजा के सामने का कोण और कोण के सामने का भुजा हमको क्या होगा, इसमें बराबर होगा। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, थोड़ा सा मतलब हिंदी में बताइए ना, क्या घुमा फिरा बताना है, तो सुनो बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, अब यहाँ पे लिखेंगे, अगर हमको बराबर लिखना होता है, अगर ये सर्वांगसम है तो हमको क्या क्या मिलेगा, अगर हमको लिखना होता तो हम लिखते एओ बराबर ओडी दिया है, एओ बराबर ओडी दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि एओ के सामने का कोण क्या है, ये वाला कोण, मतलब ए बी ओ, और ये किसके बराबर है, ओडी के बराबर है। देखो एओ बराबर ओडी दिया था, तो मतलब एओ के सामने कोण यह और ओडी के सामने कोण यह, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, जब ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने का कोण भी बराबर होगा, इसलिए मतलब हमें इससे पता चलता है यह कोण बराबर होगा इससे। समझ में आया थोड़ा बहुत, हाँ सर थोड़ा बहुत तो समझ में आया, मतलब कि आप यह कहना चाह रहे हैं कि हम कोण बी मतलब कोण एसीबी बराबर कोण एसीडी लिख देंगे, कैसे, सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग, मतलब सीपीसीटी, थोड़ा सा एक सॉल्व होता है, ठीक है, कम और भी आगे देखेंगे। मतलब सर अब थोड़ा सा एक और बताइए, थोड़ा समझ में आ रहा है। फिर आप ये भी बताएं, अच्छा तो थोड़ा सा और देखो, मतलब ओबी बराबर ओसी होगा, ठीक है सर, ये तो हम लोग को दिया था, ये तो हमको समझ में आएगा, ठीक है, ओबी बराबर ओसी है, मतलब इससे हमें मिलेगा क्या, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ओबी बराबर ओसी है तो भुजा दिया था, मतलब कोण इसके सामने कोण कौन सा होगा, इसके सामने कोण यह होगा। अच्छा, मतलब कि बी ए ओ किसके बराबर होगा, यह इसके बराबर था, ओसी के बराबर था, तो ओसी के सामने कोण ये है। अच्छा, मतलब कि ओ डी सी होगा। हाँ मैं बिल्कुल ये कहना चाह रहा हूँ, तब तो सर बहुत आसान है, मतलब अब हमको पहचानने भी आएगा। मतलब सर अभी तक हमको क्या था, हम ये समस्या था कि हम सर्वांगसम तो सिद्ध कर लेते थे, लेकिन हमको थोड़ा सा ना कौन चीज किसके बराबर होगा यह समझाने में, यह लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था, लेकिन अब थोड़ा समझ में आ रहा है। हाँ तो देखो ना, एक बार और देख लो, अच्छे समझ में आएगा। मतलब कि अब यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है सर, अब ये भी समझ में आएगा। तीसरा हमने क्या दिया था, हमने दिया था एओबी बराबर सीओडी, क्या था, शीर्षाभिमुख कोण से। अच्छा, अब यह कोण है, अब देखो कोण कहाँ है, ए ओ बी, यह कोण हुआ, अब ये कोण हुआ, कोण ए ओ बी हुआ। अब इसके सामने का भुजा कौन सा, कोण दिया था ना, कोण बराबर दिया था ना, अब हम भुजा देखेंगे, इसके सामने भुजा क्या है, ए बी, ये कोण किसके बराबर था, सीओडी के बराबर था, सीओडी, तो सीओडी, हाँ सर, मतलब इसके सामने का भुजा क्या है, सीडी। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि यदि दोनों कोण बराबर है, जो कि हमें ये दिया है, तो इस हिसाब से मतलब ए बी बराबर सीडी होगा। हाँ इसी हिसाब से ये दोनों बराबर होगा। ओके सर, समझ में आ गया। मतलब ये सर अब मतलब अभी तक हमने सीखा ये कि हम त्रिभुजों को सर्वांगसम अगर हमको करना है सिद्ध एस एस नियम से, अगर एस नियम से हमको सिद्ध करना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि साइड होना चाहिए,
फिर एंगल आना चाहिए तुरंत बाद, फिर साइड हो जाए। ये नहीं कि ये साइड यहाँ पर है, एंगल यहाँ पे ले लिए, फिर एक साइड यहाँ पे ले लिए, तो वो थोड़ी हुआ। एक क्रम से चलना चाहिए, साइड एंगल साइड, या साइड एंगल साइड, या साइड एंगल साइड, ठीक है। इसीलिए क्रम बनाए SAS, ठीक है। और दूसरा चीज, मतलब हम सर्वांगम सिद्ध कर देंगे SAS नियम से। और दूसरा चीज, अब हम ये भी कर लेंगे, मतलब अब हमको ये भी पता है, अब हम ये भी सीख गए कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उसका कौन सा भाग किसके बराबर होगा, कौन सा कोण किसके बराबर होगा। हाँ सर, तो समझ में तो आ गया, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं, अब यही करना है, इतना ही सिंपल है, ठीक है। अब दूसरा देखो, हमने SAS सर्वांगसम देख लिया था। अब देखो ASA सर्वांगसम देखता हूँ, ठीक है। अब ASA सर्वांगसम देखते हैं क्या है। ASA सर्वांगसम क्या है सर, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है ना कि एंगल साइड एंगल होना, सेम वही चीज कि देखो सबसे पहले एंगल होगा, फिर साइड होगा, फिर एंगल। देखो यहाँ पे, देखो इसमें देखो इन्होंने किया, सबसे पहले एंगल है, फिर साइड है, ये एंगल है, किसके बराबर है, एंगल साइड एंगल, ये तीनों, मतलब एंगल आना चाहिए, फिर उसके बाद साइड आना चाहिए, फिर उसके बाद एंगल चाहिए। अब ये नहीं कि एंगल यहाँ पर है, साइड यहाँ पर है, फिर एंगल है, तो नहीं, एक क्रम से सब कुछ एक क्रम से होना चाहिए, ठीक है सर। अब आगे देखते हैं, मतलब ये कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण उनके अंतर्गत भुजा के बराबर होता है, ठीक है सर। मतलब यह कि दो त्रिभुज सर्वांगसम में यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा, मतलब त्रिभुज को दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा, तो दूसरे त्रिभुज को दो कोण उसके अंतर्गत भुजा के बराबर, तो क्या होते हैं, त्रिभुज क्या सर्वांगसम होता है, ठीक है सर। ये भी समझ में आएगा। मतलब अगर इस हिसाब से अगर हमें सवाल में कहीं भी त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है, अगर हमें साइड एंगल साइड दिखेगा तो भी हम सर्वांगसम लगा देंगे। अगर हमें A दिखेगा, मतलब एंगल साइड एंगल दिखेगा, एंगल साइड एंगल तीनों एक साथ दिखेंगे तो भी हम लगा देंगे, ठीक है सर। बस वो थोड़ा बस यही रामायण है, थोड़ा सा लिख दें। त्रिभुज ABC और PQR में कोण AB बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, ठीक है। ये हमको दिया है। फिर सीधे क्या करना है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम PQR, ठीक है। अब उपपत्ति कर देंगे, त्रिभुज ABC और PQR में BC बराबर QR, समीकरण नंबर 1, QR बराबर ABC, BC बराबर QR, ठीक है, दिया है, ठीक है, हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ABC ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR, ठीक है। हमको मतलब एंगल साइड एंगल ही हमको करना था, ठीक है। उसी प्रकार से देखो तीसरा एक चीज और भी होता है, अगर कहीं भी एंगल साइड दिख जाए तो भी सर्वांगसम होता है, ठीक है। उसका हम सवाल में यूज बनाएंगे। और कहीं भी S दिख जाए, तीनों साइड अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तब तो भी वो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। लेकिन ये आपके लास्ट में दिया है, इसलिए हम आपको यहाँ पे नहीं बताएं, लेकिन फिर भी आपको पता जान लो, चार है, चारों जान लो। जैसे साइड एंगल साइड, एंगल साइड, फिर एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल, फिर एंगल साइड, फिर साइड, ठीक है। ये चार चीजें हैं, बस वो जान लो, ठीक है। फिर पांचवा है RHS, वो अभी राइट एंगल ट्रायंगल वाला, वो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक तो अब जितना भी बेसिक था वो समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आएगा ना। अब आते हैं देखो अपना प्रश्नावली पे, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा तेज चलेंगे, क्योंकि देखो हमारा सवाल भी है, ठीक है ना, करीब 8-9 सवाल है, उस थोड़ा तेजी देख लेते हैं। लेकिन आपको जितना बेसिक था वो समझ में आया ना, बस आपको वही समझना है। देखो जैसे प्रश्नावली 7.1 के पहला क्वेश्चन क्या रहा है, देखो सिंपल सा, बस अब पढ़ते चलो। हमको दिया है, क्या दिया है सर, दिया यह है कि त्रिभुज, एक आकृति दी है, ठीक है, चतुर्भुज ABCD में, ठीक है, ABCD में, ठीक है, AC बराबर AD, ठीक है सर, यह इसके बराबर होगा, ठीक है। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक है, AB जो है कोण A को समद्विभाजित कर दिया है, ठीक है सर। अभी तक तो समझ में आया। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम ABD हमको सिद्ध करना है, ठीक है सर, ये भी समझ में आएगा। अब हम कैसे सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बता, अब तक हमने जितना पढ़ा है बस उसी को ध्यान दो। हम याद है, देखो हमने सीखा, देखो यह इसके जब समद्विभाजित करता है यह कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। और यह भुजा इसके बराबर दिया ही है, ठीक है सर, हाँ अभी दिया है। और यह भुजा देखो दोनों में आ रहा है, यह भुजा इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, मतलब यह भुजा दोनों के लिए समान है, मतलब दोनों के लिए बराबर होगा, ठीक है। मतलब इसमें मिला क्या सर, एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया, मतलब इसमें यस से सर्वांगसम सिद्ध हो गया। हाँ, और हमें सर्वांगसम सिद्ध करना था, बिल्कुल तो कर दीजिए, ठीक है। तो कर देते हैं भाई, क्या कर देते हैं, देखो कर देते हैं। अब देखो जैसे उपपत्ति में त्रिभुज ABC व ABD में, ठीक है, ABC व ABD में, ABC और BD में क्या है, AC बराबर AD दिया है, AC बराबर AD ये दिया है, ठीक है। कोण CAB बराबर DAB, कोण CAB बराबर DAB कैसे दिया है, क्योंकि समद्विभाजित करता है, ठीक है, ये भी आ गया सर समझ में। फिर AB बराबर AB क्या है, उभयनिष्ठ है, ये भी हमने लिख लिया, AB बराबर AB क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। सर अभी तक तो तीनों समझ में। अगर तुमके इसमें भी डाउट है तो आप कमेंट में करना, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यार इसमें तो कोई डाउट वाली चीज है ना, फिर भी आप कमेंट कर देना, ठीक है। अब इस हिसाब से साइड एंगल साइड से क्या होगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम क्या होगा, ABD के, ठीक है। किस नियम से, यस ने, आप यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड या इति सिद्धम, ठीक। इस प्रकार। अब देखो, अब एक बात बताओ,
तो इसमें कौन किसके बराबर होगा, हमको ये सिद्ध कर, हमने ये सिद्ध कर दिया ना। अब देखो तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखो AC बराबर AD दिया है, तो AC बराबर AD दिया ना, तो भुजा दिया है, इसके सामने कोण कौन सा है, AC के सामने कोण कौन सा, AC कोण के सामने, AC के सामने कोण ये है, मतलब कि कोण यह कोण किसके बराबर होगा, यह भुजा इसके बराबर था, तो इसके सामने कोण यह, मतलब यह कोण इसके बराबर होगा। ओहो, मतलब हमने सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद हम लिख सकते हैं कि कोण यह बराबर है, कैसे, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग या CPCT। देखो यहाँ पे लिखते हैं क्या, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग या CPCT, ठीक है, ठीक, यहाँ पे हम लिखते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग या CPCT, ठीक है ना, समझ में आएगा ना। इसी प्रकार से कोण CAB बराबर DAB दिया है, कोण CAB बराबर DAB दिया है, मतलब यह कोण इसके बराबर दिया है, मतलब कि यह वाला भुजा इसके बराबर होगा, मतलब यह हम ये भी लिख सकते हैं यह बराबर यह, ठीक है, समझो। सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद आपको क्या क्या चीजें मिल जा रही है। उसके बाद फिर AB बराबर AB दिया हुआ, मतलब इसके सामने का कोण भी बराबर होगा, मतलब AB के सामने कोण, AB के सामने का इस त्रिभुज में, यानी यह कोण इस कोण के बराबर होगा। अब ये नहीं कि केवल हम सिद्ध कर दिए हो गया, हमको ये भी सीखना है सिद्ध करने के बाद हमको मिला भी क्या, ठीक है, हमने बता दिया आपको क्या क्या मिला ना, ठीक है। अब देखो हमने वही लिखा है इसमें कि जो कोण दिया बराबर दिया उसके सामने का भुजा या कोण देखते हैं, ठीक है, वो सब हमने आपको बता दिया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में एक ऐसा कुछ आकृति दी है, ठीक है, फिर आगे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि सर कि दिया है चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में, ठीक है सर, क्या है, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD बराबर BC, मतलब कि AD बराबर होगा BC के, ठीक है, वह कोण DAB, कोण DAB बराबर CBA, मतलब कि यह कोण इसके बराबर दिया है, यह कोण इसके बराबर दिया है, और AD यह भुजा इसके बराबर दे दिया, ठीक है। और हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि कोण ABD सर्वांगसम BAC। सबसे पहले अब देखो कौन सा है ABD देखो यह वाला है, ये वाला, ठीक है, हो गया, ये भी हो, और CAB आपको ये वाला हो गया, ठीक, समझ में आया, ठीक है। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है, ठीक है सर। सर्वांगसम सिद्ध करने के सबसे पहले आपको देखो दिया क्या, दिया है हमें कोण दे दिया है, ठीक है। अगर हमको कोण दे दिया है तो सबसे पहले समझ लो कि इसमें हमारे पास 4 ही नियम है। पहला SAS नियम है, SAS मतलब साइड एंगल नियम है। दूसरा एंगल साइड एंगल नियम है। फिर तीसरा फिर एंगल साइड है, 3 नियम है। फिर चौथा SSS, ठीक है। 4 नियम हमारे पास है, जो कि हमने जिसमें से हम केवल 2 ही अभी पढ़े, तो समझ 2 ही में से ले, मतलब कि साइड या एंगल साइड एंगल लगने वाला है इसमें, ठीक है सर। इसमें सर यह कोण इसके बराबर दिया है, मतलब कि हमको एंगल दे दिया, एंगल दिया है, मतलब देखो इसके बगल वाला साइड भी दिया है क्या, हाँ सर साइड भी तो दिया है, AD बराबर BC, हाँ सर दिया तो है AD बराबर BC, ठीक है। अब फिर मतलब इसके ये सर्वांगसम तब होगा जब हमें एक और भुजा मिल जाए सर, मतलब यह भुजा यह कोण यह एक और यह भुजा मिल रहा है, और इस वाले में भी यह भुजा यह कोण यह वाला भुजा मिलता है, मतलब ये भी भुजा दोनों में कॉमन मिल रहा है, ठीक है सर। मतलब यहाँ से हमको SCS नियम तो लग सकता है, हाँ तो जब लग सकता है तो लगा दो। देखो जैसे ये कैसे बनेगा, देखो ये बनेगा ऐसे, त्रिभुज ABD, देखो अगर इस वाले त्रिभुज को हम खोले उठा के लाकर यहाँ पे रख दें तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, और इस वाले को हम खोले उठा के लिया हम यहाँ पर रख दें तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। अब इस प्रकार का बन गया, इसमें हमको दिया है, देखो ये दिया है, यह भुजा इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर है, और AD बराबर AD क्या है, उभयनिष्ठ है। AB बराबर AB क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक है। AB बराबर AB उभयनिष्ठ, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, अब इन दोनों त्रिभुज को लेकर हम आगे काम करेंगे। काम क्या करेंगे, देखो AD बराबर CB दिया है, तो AD बराबर CB हमको दिया है, मतलब कि यह बराबर यह हमको दे रखा है, ठीक है। ऐसा सवाल वाले ने हमको दिया है, ठीक है। फिर कोण DAB बराबर ABC, ये भी हमको दिया है, ठीक है। हमको देखो ये भी दिया है, दे दिया ना। फिर तीसरा क्या है, AB बराबर AB क्या है, उभयनिष्ठ है। इस हिसाब से त्रिभुज ABD सर्वांगसम ABC होगा, किससे, SAS ने। यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अच्छा, जब सर्वांगसम हो गए तो हमको क्या मिलेगा, अब हमको मिलने का वाला क्या वाला है, मिलने वो वाला है कि जो हमने पहले बराबर दिखाया था उसी के सामने वाला, देखो इसमें हमने भुजा बराबर दिखाया है ना, इसके सामने का कोण बराबर होगा, मतलब कि AD बराबर BC। या तो AD के सामने कौन सा कोण है, AD के सामने यह वाला कोण है, मतलब यह वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले त्रिभुज में आ जाओ। CB कहाँ है, CB हमारा यह है, CB इसके सामने कोण कौन सा का, यह, मतलब कि वो वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक। दूसरा कोण DAB बराबर ABC दिया है, मतलब यह इसके सामने कोण, इसके सामने का भुजा BD है, मतलब BD किसके बराबर होगा, इस वाले, यह कोण इसके बराबर था तो इस वाले कोण के सामने भुजा AD, मतलब यह वाला भुजा इसके बराबर हो गया। फिर AB बराबर AB दिया था, ठीक है, तो इस भुजा दिया है, इसके सामने का कोण बराबर होगा। जैसे यह भुजा इस वाले त्रिभुज में AB के सामने कोण यह
इस वाले में ए बी सामने कोड, या मतलब कि यह कोड इस कोड के बराबर होगा, ठीक है। मतलब ये सर्वनाम सिद्ध करके हमने उसका पूरा जन्म कुंडली निकाल लिया, हमको सब कुछ पता चलेगा कौन किसके बराबर होगा, क्या कैसे, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, देखो सिंपल सी बात है कि एक ऐसा इमेज दे दिया, ठीक है, चित्र हमको दे दिया, फिर दिया है कि BC बराबर D है, BC बराबर D है, हमको यह बराबर इसको दे दिया, ठीक है। AD व BC रेखाखंड AB पर लंब है, AD व BC रेखाखंड AB पर लंब है, ठीक है। मतलब इस यहाँ पर एक लंब है, यहाँ पर लंब है, ठीक है। सिद्ध करना है OB बराबर AO, OB बराबर AO, AO बराबर OB, ठीक है। मतलब यह इसको बराबर सिद्ध करना है। सिंपल सी बात है, देखो कैसे सिद्ध, जब यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम सिद्ध हो जाए तब ये ऑटोमेटिक इसके बराबर सिद्ध हो, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है सर। मतलब हमको सर्वांगसम सिद्ध करना है, ठीक है। दूसरा चीज और, तो सर्वांगसम सिद्ध कैसे होगा, सर्वांगसम सिद्ध ऐसे होगा कि अब हमें जितना नियम पता है उसमें देखो हमें कौन कौन से नियम पता है। पहला चीज साइड एंगल साइड, देखो इसमें साइड तो मिल गया इसके बराबर, एंगल भी हमको मिल गया, लेकिन तीसरा साइड हमको नहीं मिला, ये इसके बराबर तो हमको सिद्ध करना है, हमें मिला ही नहीं, ठीक है सर। तो क्या हो सकता है, तो इसमें दूसरा कुछ लगाते हैं, दूसरा फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा था, एंगल साइड, इसलिए हमने कहा था एंगल साइड एंगल, दूसरा हमने पढ़ा था एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंगल साइड एंगल मतलब कि एंगल मिला, उसके भी साइड, फिर एंगल। देखो यह कोण इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है, यह कोण इसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, लेकिन यह इस पर नहीं बैठ रहा है क्योंकि यहाँ पर एंगल हमको नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ पर हमको एंगल, मतलब यहाँ पर हमके बीच एंगल साइड एंगल ना, दो एंगल मिल गया, लेकिन उसके बीच में साइड नहीं मिला, साइड तो यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ तो लग नहीं पाएगा। तीसरा हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड, साइड एंगल नहीं होता, साइड होता है, एंगल साइड होता है तीसरा, ठीक है। मतलब एंगल साइड, मतलब इस हिसाब से हो सकता है, हाँ सर हो सकता है, मतलब एंगल साइड, ये तीसरा वाला हमको मिल गया। इसीलिए सबसे पहले आप देख लो क्या करना है, फिर उसके बाद तीनों नियम एक तरफ से बैठा हो, जो बैठा है उस पर लगा दो, ठीक है। देखो एंगल साइड तो हम वही दिखाएंगे। सबसे पहले देखो हमने दिखा दिया AOD, हमने वही दिखा दिया है, AOD बराबर भी, आप आगे पीछे ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका सीक्वेंस समान रहेगा तो उसी हिसाब से हो गया, ठीक है। यह कोण इसके बराबर हमने दिखा दिया, वहां पे लिख दिया, यह कोण यह इसके बराबर दिख गया 90 अंश हमने दिखा दिया, फिर दूसरा यह भुजा इसके बराबर दिख लिया। मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, मतलब एंगल साइड से ये दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो इससे हमको मिला क्या, हमको देखो इससे मिला ना, हमसे इससे क्या मिला कि अब देखो हमको इससे मिलेगा, पहला चीज हम क्या करवाए थे, हम ये करवाए थे, देखो हमने करवा था ए BC बराबर AD। अब BC के सामने का कौन कोण सा है, BC के सामने कोण यह है, यह इसके बराबर, ठीक है। तो हमको समझ में आएगी, ये तो हमको दिया ही था, ठीक है, ठीक है, ये हमको दे दिया। और BAD बराबर ABC, BAD क्या है, BAD क्या लिख दिया यार, अच्छा 90 अंश वाला है, हाँ तो BAD, अरे OAD होगा, ठीक है ना, OAD होगा, हमने गलत थोड़ा सा लिख दिया, तो OAD बराबर OBC, ठीक है, OBC, ठीक है। फिर क्या होगा, तो जब यह कोण इसके बराबर है, मतलब इसके सामने हो जाए, मतलब DO बराबर यह हो जाएगा, ठीक, यह दोनों बराबर हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर जब यह दोनों, फिर क्या होगा, AOD बराबर BOC शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि देखो तीनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, जब तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। देखो यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, तो बचा तीसरा कौन सा, यह भुजा इसके बराबर होगा, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, OA बराबर OB होगा, कैसे, CPCT, ये थोड़ा सा लिखने का तरीका होता है। अगर आपको लिखना है सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग, तब आप लिखेंगे CPCT से, ठीक है, या आप पूरा लाइन लिखो सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग, या आप लिखो CPCT, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चौथा क्वेश्चन हमको दिया है, ऐसा कुछ आकृति दे दिया है, PQTS हमने इसको मान लिया, ठीक है। दिया है L समांतर में P समांतर Q, मतलब ये दोनों ये चारों रेखा आपस में क्या है, समांतर है, ठीक है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम CDA, ABC सर्वांगसम CDA, हमको यह वाला त्रिभुज इस वाला त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है, ठीक है। अब ये कैसे सिद्ध होगा, दूसरा देखो, सबसे पहले देखो सर्वांगसम दिया तो क्या क्या हो सकता है कि सर हो ये सकता है, जब ये रेखा समांतर है और एक तिर्यक रेखा काट रही है तो क्या होगा, एकांतर कोण क्या होगा। अब एकांतर कोण को पहले क्या है, तुरंत कमेंट में लिखो, ये दोनों क्या होगा, एकांतर कोण के हिसाब से ये क्या होगा, बराबर होंगे, ठीक है सर। अब समझ में आया, ये दोनों एकांतर कोण से बराबर हो गए, ठीक। और क्या होगा, अब देखो फिर क्या है,
उपपत्ति में AD बराबर BC होगा। कैसे? AD बराबर BC होगा, चूंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। इस हिसाब से AD बराबर BC होगा। ठीक है। अच्छा, अगर यह इसके समांतर नहीं होता, यदि यह इसके समांतर नहीं होता तो इनके बीच की दूरी बराबर नहीं होती। ठीक है ना, क्योंकि ये कुछ इधर चला जाए या कुछ उधर चला, मतलब जब दो रेखाएं जो समांतर रेखाएं जो दूसरे समांतर रेखाओं काटती है तो उनके मतलब जो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या, देखो सीधी सी बात है, जब दो समांतर रेखाओं एक दूसरे को काटेंगी, चार समांतर रेखाएं, तो वह एक बनेगा समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यह लॉजिक है, लेकिन यह अभी आपको बता दिया तो आपको थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा हटेगा, चूंकि समांतर चतुर्भुज अभी आगे आने वाला है। इस हिसाब से मैंने आपको थोड़ा बता दिया कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, ये आपको समझने के लिए। ठीक है, मतलब AD बराबर BC, AB बराबर CD होगा, मतलब कि यह बराबर इसके और यह बराबर इसके हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी के हिसाब से, और यह कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब सर इससे मिला क्या? हमको मिला ये, देखो अब इस वाले त्रिभुज को ले, यह भुजा इस वाले भुजा के बराबर है। ठीक है सर, साइड मिल गया, यह कोण इस कोण के बराबर है, मतलब सर एंगल भी मिल गया। और तीसरा चीज, यह भुजा इसी भुजा के बराबर, मतलब ये इस त्रिभुज में यह भुजा इस त्रिभुज में इस भुजा के बराबर है, मतलब कि ये कॉमन है, मतलब कि हमें साइड में मिल गया, मतलब साइड एंगल साइड से SAS नियम से क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग सम देगा। यही तो हमको करना था, हमने कर दिया तुरंत, बस वही तो है। AD बराबर BC दिया है, BCA बराबर CD है एकांतर कोण से, AC बराबर AC क्या है? उभयनिष्ठ है, वो हमने आपको बता दिया, इसलिए त्रिभुज ABC स्ट्रॉन्ग सम CD है, SAS नियम से। ठीक है, ठीक है ना। अब ये दोनों जो स्ट्रॉन्ग सम हो गए, तो अब इससे मिलेगा क्या कि AD बराबर BC है, तो इसके सामने कोण, AD के सामने कोण यह हो गया, मतलब यह कोण क्या होगा? किसके बराबर होगा? BC, इस त्रिभुज में BC के सामने कोण का यह, मतलब यह कोण इसके बराबर होगा। ये हमने सर्वांगसम से सिद्ध किया है। और दूसरा चीज, यह दोनों समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये देखो यह एकांतर अंतःकोण बन रहा है, मतलब ये तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। मतलब दोनों तरीके से हमारा सही है, हमारा तरीका था, हमारा मतलब उद्देश्य था आपको सिखाना। ठीक है, सीख लिया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या है कि दिया है रेखा T कोड़े को समद्विभाजित करती है, मतलब कोड़िया ये पूरा है, और रेखा जो T है इसको समद्विभाजित करती है। जब समद्विभाजित करती है तो इसका मतलब है कि यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया। ठीक है, वह BP व BQ परपेंडिकुलर। ठीक है, BP इस पर परपेंडिकुलर, ये इस पर परपेंडिकुलर हमको दे दिया। ठीक है, हमको सीधे क्या करना है? APB और AQB हमको सीधे करना है, और BP बराबर BQ, मतलब जब इस जब सर्वांगसम सिद्ध कर दोगे तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उपपत्ति क्या करेंगे? देखो सिंपल सी बात है, सेम वही चीज, APB OPB। देखो हमको मिला क्या? हमको मिला ये एंगल साइड मिल गया, एंगल साइड मिल गया। ठीक है, एंगल साइड एंगल हमको एंगल साइड एंगल नहीं, इसमें एंगल साइड एंगल नहीं मिला, एंगल साइड मिल गया ना, AS मिला। देखो यहाँ पर एक एंगल, यहाँ पर एंगल, और एक तीसरा साइड कॉमन है, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक, अच्छा कर दो सर्वांग सम। तो त्रिभुज APB और AQB में, ठीक है, कोण APB बराबर AQB, दो कोण बराबर है। ठीक है, यह वाला इसके बराबर दिया है। ठीक है, कोण BAQ बराबर BAQ और ये 90 अंश। ठीक है, दिया है। उसके बाद फिर क्या है? त्रिभुज इस हिसाब से, और यह बराबर यह दे दिया। ठीक है, मतलब एंगल साइड से यह क्या होगा? त्रिभुज सर्वांग सम होगा। वह जो लिखा कुछ भी उससे नहीं मतलब, वो हमने आपको बता दिया। यह एंगल यह साइड बराबर है, इसलिए त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। अब जब सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम हमने सिद्ध कर दिया। फिर हमने दिखाया था कोणीय बराबर कोणीय दिखाया था। जब यह बराबर कोणीय था तो इसके सामने का भुजा यह, मतलब BQ, और इसके सामने का भुजा BB क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे BQ बराबर PQ, कैसे? CPCT से। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ आकृति दे दिया है। देखो इसमें दो त्रिभुज बनना है, तो पहला त्रिभुज ये बनना है हमारा, ये ध्यान से देखना, त्रिभुज सबसे पहले पहचानो। दूसरा त्रिभुज हमारा ये बनना है, ये हमको इस वाले त्रिभुज को सर्वांग सम करना है इस वाले त्रिभुज के। अब ये नहीं कि इस वाले को कर देंगे, इस वाले से नहीं, सबसे पहले समझो। ठीक है, अब सर आपको पता कैसे चला? पता ऐसे चला, वो भी आपको भी पता चल जाएगा। देखो कैसे कि उपपत्ति दिया है AE बराबर CE, AE बराबर CE हमको दे दिया है। ठीक है, AB बराबर AD हमको दे दिया है। ठीक है, कोण BAC बराबर EAC बराबर EAC, मतलब यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दे दिया। ठीक है सर, हमको सिद्ध करना है BC बराबर DE हमको सिद्ध करना है। ठीक है, मतलब BC बराबर DE हमको सिद्ध करना है। तो यह कैसे सिद्ध हो सकता है? यह तभी सिद्ध हो सकता है जब क्या हो? जब यह वाला त्रिभुज बड़ा वाला ABC किसके सर्वांग सम हो? ADE की सर्वांग सम हो जाए, तब क्या हो जाएगा? यह हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है?
अब देखो दिया, अब देखो हमको दिया क्या, अब त्रिभुज इसमें आओ, अब इस वाले त्रिभुज में आओ, ए बी सी व ए डी ई में हमने लिख लिया, ए बी सी व ए डी में, त्रिभुज ए बी सी व ए डी ई में, ठीक है। ए बी बराबर ए डी दिया है, ए बी बराबर ए डी, देखो इस वाले त्रिभुज की यह भुजा इस वाले त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, ये हमने लिख दिया, हमको दिया है, हमने लिख दिया है। दूसरा कोड बी ए डी, कोड बी ए डी बराबर कोड ई ए सी, ई ए सी यह हमको दिया है, ठीक है, यह हमको दिया है। लेकिन देखो थोड़ा सा हमसे लिखने में, यहाँ से कमी, थोड़ा सा लिखने में हमको कमी हो गया, मतलब हमने से छूट गया, इसलिए हमने नहीं लिख पाया। लेकिन हमको यह कोड बराबर नहीं दिखाना है, हमको यह दिखाना है ना, हमको ए बी ए सी, कोड बी ए सी किसके बराबर दिखाना है, कोड बी ए सी हमको बराबर दिखाना है ए ई डी के दिखाना है, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, देखो दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में है भी बराबर, कैसे देखो लॉजिकली देखो, यह इतना भाग इतने के बराबर है, ये इतना भाग इतने के बराबर है दोनों में। अब इसमें अगर इतना जोड़ दें, सेम इतना कोड इस वाले में अगर इतना कोड जोड़ दे तो हमारा मिल जाएगा, ठीक है। और इस वाले में, इस वाले कोड में सेम ये चीज जोड़ दे तो हमारे ये में मिल जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से मतलब दोनों जब ये दोनों बराबर है और इन दोनों में हम सेम ही चीज जोड़ रहे हैं, मतलब कि जोड़ने के बाद जो राशि मिलेगी वो भी बराबर मिलेगी। हाँ सर वो भी बराबर मिलेगी। अगर आपको नहीं समझ में तो वीडियो फिर से करो, फिर देखो मैंने क्या कहा, ठीक है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको देखो, आप यहाँ पे लिखोगे तो इसमें हम लिख दे बी ए डी प्लस, मतलब किसके बराबर होगा, डी ए सी, डी ए सी किसके बराबर होगा, ई ए सी, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस ई ए सी प्लस किसके बराबर होगा, ई ए सी प्लस डी ए सी, डी ए सी। अब ये दोनों क्या है, अब ये दोनों कोड आपस में बराबर है, हमसे छूट गया था, ठीक है। अब इन दोनों के हम क्या लिख सकते हैं कंबाइन में, बी ए सी लिख सकते हैं, यही हमको तो लिखना था इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। अब यही देखना है जो त्रिभुज ले उसी में बराबर दिखाना है, ये नहीं कि दूसरे में दिखा दिए, ठीक। फिर ए सी बराबर ए, ए सी बराबर ए सी बराबर ए ई हमको दिया है, इस वाले त्रिभुज की भुजा इस हिसाब से ये वाला त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज की क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, ठीक है सर। सर्वांगसम हो गया तो मिलेगा क्या, हमको मिलेगा ये, हमको दिखाना क्या था, देखो हमको सिद्ध करना है बी सी बराबर डी, तो मिल जाएगा। क्यों, देखो ये वाला जो हमने दिखाया था, यह वाला हमने दिखाया था, यह किसके बराबर है, यह वाला पूरे इसके बराबर, मतलब कि यह वाला पूरा कोड यह वाले पूरे कोड के बराबर है, मतलब कि यह वाला पूरा कोड यह वाले पूरे कोड के बराबर है, मतलब यह वाला पूरा कोड ये वाले कोड के बराबर है। तो इस वाले कोड के सम्मुख भुजा BC किसके बराबर होगी, इस वाले त्रिभुज में इसके सम्मुख भुजा DE किसके बराबर होगी, BC बराबर DE के। ये हमने लिख लिया BC बराबर DE, कैसे, CPCT से। CPCT मतलब सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग, ठीक है, हमने लिख लिया CPCT, ठीक। समझ में आया अभी तक, ठीक है सर, अभी तक समझ में आया। आगे देखो क्या हो। अब 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दिया रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P है, AB का मध्य बिंदु P हमको दे दिया, मतलब कि हमने ऐसा चित्र बना लिया, AB बना लिया, फिर P हमको दे दिया, ठीक है। कोड BAD बराबर ABE, BAD मतलब यह वाला कोड इसके बराबर है और यह वाला कोड इसके बराबर हमको दे दिया, ठीक है। फिर क्या है, आप ऐसा नोट बना चलना, सीधे करना है कि DAP सर्वांगसम त्रिभुज EBP। DAP क्या है, DAP मतलब यह वाला पूरा त्रिभुज सर्वांगसम होगा इस वाले त्रिभुज के, ठीक है। अच्छा, जब ये वाला पूरा त्रिभुज हमको सर्वांगसम सिद्ध करना है तो हमको चाहिए क्या, देखो एंगल दे दिया, यह वाला एंगल इस वाले के बराबर, हम देखो त्रिभुज पहचानो, यह वाला त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज के, ठीक है, इस वाले त्रिभुज के। अब देखो एंगल दे दिया बराबर, ठीक है, साइड भी दोनों बराबर हो गया, इस वाले त्रिभुज में यह, इस वाले त्रिभुज में साइड बराबर हो गया। अब हमें लेकिन ये साला इतना ही कोण बराबर दिया है। अगर ये पूरा कोण बराबर दे दिया होता और इसमें अगर इस वाले त्रिभुज में यह कोण इतना बराबर होता, इस वाले त्रिभुज में यह कोण इतना, तो हमारा काम हो जाता, ठीक है। लेकिन एक चीज हमने देखा, अगर यह दोनों आपस में बराबर है, अगर इसमें जो यह जोड़ दें इसमें भी यह जोड़ दें तो दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि बराबर चीजों में अगर कोई एक चीज जोड़े तो दोनों पक्ष में कोई मान नहीं आता। सेम वही चीज देखो हमने किया है, क्या किया है, यह बराबर यह दिया है, मतलब यह बराबर यह हमको दिया था, ठीक है। तो हम क्या किए, इसमें भी यह जोड़ दिए और इसमें भी यह जोड़ दिए, देखो इसमें भी यह जोड़ दिए इसमें भी यह जोड़ दिए। तो इससे होगा क्या, इससे होगा यह कि यह पूरा इसके बराबर हो जाएगा, यह मतलब यह मान पूरा, यह मान इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, इसके। सम वही हमको मिल गया, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया, समीकरण 1 नाम दे दिया, इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, त्रिभुज DAP और EB में नाम ले लिया। अब इस वाले त्रिभुज में देखो क्या हो जाएगा, यह भुजा इसके बराबर, ठीक है, हमने लिख दिया। फिर सबसे पहले देखो यह कोण इसके बराबर, हमने लिख दिया कोण, कोणिया बराबर कोणिया। दूसरा चीज यह भुजा इसके बराबर,
साइड एंगल भुजा दिखा दिया, एंगल साइड दिखा दिया। फिर तीसरा एंगल दिखा दो, एंगल समीकरण ये बताया था, ये इसके बराबर है, ये इसको हमने यहाँ चिपका दिया, इसलिए त्रिभुज डीएपी सर्वांगसम ईबीपी होगा। ठीक है, मतलब समझ में आया? ये तीनों क्या हो गया आपस में सर्वांगसम हो गए। अच्छा, जब सर्वांगसम हो गए तो क्या होगा, हमको सिद्ध करना है एडी बराबर बीई, एडी बराबर बीई ना। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो एडी बराबर एडी, देखो हमने सिद्ध, देखो डी ए बी डी ए पी देखो हमने क्या सिद्ध किया था, यह कोण इसके बराबर पूरे बराबर सिद्ध किया था ना। तो इस वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने भुजा क्या है, एडी, इस वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने भुजा क्या है, ईबी, मतलब एडी किसके बराबर होगा, ईबी के। ये हमको सिद्ध करना था, हम लिख देंगे एडी बराबर ईबी, कैसे, सीपी सीटी से। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब देख 8वां क्वेश्चन क्या है। अब 8वां क्वेश्चन ये है, 8वां क्वेश्चन ये है कि दिया है एक ऐसा कुछ आकृति दे दिया। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, ए बी सी त्रिभुज में कोण सी समकोण है एवं कर्ण ए बी का मध्य बिंदु यम है, कर्ण ए बी का मध्य बिंदु यम है। ठीक है, सीएम को डी तक इस प्रकार, मतलब देखो कर्ण ए बी का मध्य बिंदु यम है, मतलब यह दोनों में क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, सीएम को आगे बढ़ाया गया है, कैसे, किस प्रकार बढ़ाया गया है, सीएम को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि सीएम बराबर एमडी, सीएम बराबर एमडी, मतलब कि यह बराबर हो जाएगा इसके, यह हम इस प्रकार हमको दिया है। ठीक है, ठीक है, सीएम बराबर सिद्ध करना है हम लोग को 3-4 चीजें सिद्ध करना है कि एएमसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बीएमसी बीएमडी, एएमसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बीएमडी के। एएमसी कहाँ है, एएमसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज बीएमडी के। ठीक है, तो हम यहीं से कहानी स्टार्ट करेंगे। फिर डीबीसी बराबर 90 हमको सिद्ध करना है, डीबीसी मतलब इसको हमें 90 सिद्ध करना है। ठीक है सर, वो भी आगे देख लेंगे। फिर डीबीसी यह वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करना है, सब कुछ हो जाएगा, बस एक क्रम से चलना है ना, सब हो जाएगा। फिर हमको सिद्ध करना है सीएम बराबर, सीएम जो है ए बी का आधा है, मतलब कि सीएम जो होगा ए बी का आधा है। ठीक है सर, देखते हैं, मतलब आपने इतना कहानी दिया, सब देखते हैं। पहले पहला उठा लेते हैं जो हमको दिए, एएमसी वाले देना। ठीक है, देखो अगर हम इस त्रिभुज में ले तो यह बराबर या फिर यह कोण इसके बराबर, यह इसके बराबर, मतलब साइड एंगल साइड हमको मिलेगा, साइड एंगल साइड बराबर, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम बनेगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा लिख दे राम कहानी में, लिख दे। देखो हमने लिख दिया ए बी बराबर बीएम दिया है, एएमसी बराबर है शीर्षाभिमुख कोण से, वो ये क्या था, शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर होगा। फिर तीसरा क्या होगा, सीएम बराबर एमडी, सीएम बराबर एमडी वो हमको दिया था। ठीक है, इसलिए त्रिभुज क्या होगा, एएमसी सर्वांगसम होगा एमडी के। ठीक है, ऐसे से मतलब हमने उन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दिए थे। अच्छा, जब इन दोनों सर्वांगसम हो गए तो इससे हमें मिलेगा क्या, देखिए इससे हमें मिलेगा जो मिलेगा हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ए बी बराबर बीएम, ए बी बराबर एम बी हमको दिया था, ए बी, अरे यार कहाँ दिया है, त्रिभुज एबीसी हम थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। देखो यह बराबर हमको यह दिया था, इसलिए देखो समझ लो, यह बराबर यह दिया था हमको, इसलिए कोण यह बराबर इसके बराबर हो जाएगा, कोण यह इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो कोण यह इसके बराबर हो जाएगा, यह बराबर यह दिया था इसलिए कोण यह इसके बराबर हो जाएगा, कोण यह इसके बराबर हो जाएगा। अब एक चीज देखो, अब यह दो रेखाएं हैं, ठीक है, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। अब देखो अगर जैसे एक चीज मैं बताता, अगर इनको समांतर सिद्ध करना है तो आप क्या करते, इसके लिए मैंने आपको पहले बता रखा है, 3-4 कंडीशन मैंने आपको उसमें बता रखा था, इसलिए मैंने कहा था पहले जाकर वो देखो। फिर भी यहाँ पे एक बार दोहरा देता हूँ, समांतर सिद्ध करना है तो या तो आप एकांतर कोण बराबर दिखा दो तो भी दो रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी, संगत कोण बराबर दिखा दो तो भी दो रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी, या उनके तिर्यक रेखा मतलब उनके अंतःकोणों का योग, मतलब एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग दिखा दो 180 तो भी रेखाएं क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इसमें देखो हमने एकांतर कोण बराबर दिखा दे, यह कोण इसके बराबर दिखा दे, इसका मतलब कि यह रेखा क्या होगी, इसके समांतर है। ठीक है, इसका हम आगे चल के यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको इससे हमें मिला क्या, ए बी बराबर ए सी बराबर बी डी मिला। अच्छा, ए सी बराबर बी डी मिला। ठीक है, देखो यह कोण इसके बराबर था सर्वांगसम सिद्ध करते हुए, इसलिए इस कोण के सामने पूछा यह इसके बराबर मिल जाएगा। ठीक है, और क्या मिला, ए सी बराबर बी डी, हाँ बी डी एम बराबर सी एम बराबर सी बी डी, देखो एकांतर कोण के लिए सी एम बराबर डी एम, सिटी सी एम बराबर डी एम। ठीक, यह तो हमको दिया ही था, सी एम बराबर डी एम हमको दिया था। ठीक है, मतलब ये पहला हमने सिद्ध कर लिया, ये हमने पहला सिद्ध कर लिया। ठीक है, अब देखो सिद्ध कर लिया ना। ठीक, अब देख, अब हम आगे क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या है, कोण सिद्ध करोगे डीबीसी बराबर 90 अंश, डीबीसी बराबर 90 अंश हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो
BDM, कोड BDM का है, BDM बराबर होगा किसके, CAD, BDM CAM, BDM। देखो हमने देखा था हमने इसको समांतर सिद्ध कर दिया था, ठीक है सर। अभी तक आपने सबसे पहले जो पहला था हमने सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। दूसरा चीज हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध करो DBC बराबर 90, लेकिन ये होगा कैसे, देखो बहुत सिंपल है, कैसे होगा। हमने इसको समांतर सिद्ध कर दिया था, ठीक है सर। समांतर सिद्ध का मतलब कि अब हमको कुछ नहीं दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है AC समांतर BC दिख रहा है, ठीक है। दूसरा चीज, अच्छा बताओ, अब इसको एक तिर्यक रेखा सपोज करो, दो समांतर रेखा, इसको एक तिर्यक रेखा काट रहे हैं, BC काट रही है सर, कटवा दिया। ये अच्छे हमने बाद में लिखा, ये हमको 90 अंश दिया नहीं है, ओ सॉरी, बार बार यार हर वीडियो में मोबाइल ही गिर जाता है। चलो देखो क्या, फिर देखो हमको क्या दिया था, CM, हमको दे दिया था ये, देखो इसकी हम बात कर रहे थे, तो हमको यह दोनों समांतर दिया था, ठीक है सर, समांतर दे दिया था, समांतर। और ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इनके अंतःकोणों का योग कितना होगा, इसका और इसका योगफल कितना होगा, 180 होगा, ठीक है सर। हाँ ये आपने पढ़ाया था। अब देखो यही नहीं, सब आपको नहीं पता रहेगा तो आपको रेखा गणित नहीं जाएगा, जब आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले जाके पहले की वीडियो देखो क्या है। देखो जब ये दोनों समांतर है, जो ये तिर्यक रेखा काट रही थी, इनकी समांतर रेखा और तिर्यक रेखा एक ही और अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। एक ही अंतःकोण संपूरक होते हैं, ठीक है। मतलब इसका योगफल कितना होगा, 180 अंश। लेकिन केवल इसका मान हमें 90 अंश दे दिया है, इसका मान देखो दिया कोण C समकोण है, मतलब केवल इसका मान हमें समकोण दे दिया, इस हिसाब से हमें इसका मान तो पता चल गया। हाँ सर, तो लिख देते हैं। देखो सेम वही कहानी में किया, क्या किया है, किया ये है, देखो वही, यह प्लस यह बराबर 180 अंश, इसका मान हमें नहीं पता था, इसका मान कोण ACB, इसका मान हमें 90 अंश दिया था, तो इसको उधर भेज दिया 180 में 90। इस हिसाब से कोण DBC बराबर कितना हो गया, 90 अंश, सिद्ध कर दिया हमने, DBC बराबर 90 अंश, ठीक है सर। मतलब हमने कोण यह बराबर है भी 90 अंश हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब तक हमने इसको स्थिरांक सिद्ध कर दिया, जब स्थिरांक सिद्ध कर दिया तो हमको यह कोण इसके बराबर मिला। जब देखो कैसे लिंक हो रहा है कहानी, लिंक कैसे हो रहा है कि हमने इसको स्थिरांक सिद्ध कर दिया, तो हमें यह कोण इसके बराबर मिल गया। जब यह मिल गया तो एक अंतःकोण बराबर हो गया, तो ये इसके समांतर हो गया। जब ये दोनों समांतर हो गए तो अब इसमें एक तिर्यक रेखा कटवा दिया, तो इनके अंतःकोणों का योग हमने कितना दिखा दिया, 180 अंश। तो उससे क्या होगा, ये 90 हमको दिया ही था, जब ये 90 दिया ही था तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तभी तो 180 होगा। सेम वही हमने किया था। अब हमको तीसरा क्या करा है, DBC मतलब हमको यह का है, यह वाला पूरा वाला त्रिभुज, यह वाले पूरे वाले त्रिभुज क्या होना चाहिए, सर्वांग सिद्ध करो, ठीक है सर, कर देते हैं। उसके लिए क्या क्या चाहिए, देखो 3 चीज हमको चाहिए। एंगल हमने बराबर कर ही दिया है, साइड मतलब साइड एंगल हमने बराबर सिद्ध कर दिया है, और AC बराबर DB हमने ये दोनों जब हमने सर्वांग सिद्ध किया था तो यह कोण इसके बराबर था, तो इसके सामने का ये भुजा, इसके सामने का ये भुजा, मतलब कि ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस हिसाब से मतलब साइड एंगल साइड से यह वाला त्रिभुज भी इसके सर्वांग सिद्ध होगा, ठीक है। तो सब वही लिखना है कि त्रिभुज वही है, त्रिभुज DBC ACB में कोण DBC बराबर ACB बराबर 90 अंश बाई थर्ड, कैसे वो आप लिखते जाएंगे किस हिसाब से। फिर DB बराबर AC बाई फर्स्ट, आप पहले जो दिया था उस हिसाब से समीकरण बनाए थे। फिर DBC बराबर ABC बाई सेकंड, ठीक है। अब साइड एंगल साइड से, ठीक है, उस हिसाब से फिर क्या होगा, त्रिभुज DBC सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम त्रिभुज ABC, ठीक है। मैं लिखने में थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, उसमें दिक्कत है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो रियलिटी बता रहा हूँ, आप बताने पर फोकस कीजिए, ठीक है। देखो इस हिसाब से देखो क्या हुआ, त्रिभुज दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम सिद्ध हो गए, ये वाला त्रिभुज इस वाला त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गया, ठीक है। अच्छा, जब ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम सिद्ध हो गया था, अब सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमने देखा था कि यह कोण क्या होगा, इसके बराबर होगा। इस हिसाब से इस कोण के सामने भुजा यह, इस कोण के सामने भुजा यह, मतलब कि यह पूरा भुजा AB, यह पूरा भुजा DC का क्या होगा, बराबर होगा। और यह बराबर यह बराबर यह है, मतलब कि यह दोनों आपस में बराबर है और दोनों परस्पर एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों आपस में बराबर होंगे, ठीक है, ठीक है, ये चारों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो हमने ये भी सिद्ध कर दिया। तीसरा हमको सिद्ध करना है CM बराबर हाफ AB, ठीक है, CM बराबर हाफ AB, CM बराबर हाफ AB, सब ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप AB लिखो। AB किससे मिलकर बना है, AB अब किससे मिलकर बना है,
ए बी आपका मिलके बना है बी एम प्लस ए एम से, ए बी आपका मिलके बना है बी एम प्लस ए एम से, बी एम प्लस ए एम से मिलकर आपका ए बी बना है। ठीक है सर, हमने लिख दिया। और डी सी बराबर ए बी होगा, डी सी बराबर ये हमको दिया था। ठीक है, तो डी सी देखो, फिर डी एम प्लस एम सी हमको सिद्ध करना है, सी एम बराबर हाफ ए बी ना। देखो तुम्हें कैसे समझाऊँ, सिंपल सी बात है। देखो कुछ नहीं है, हमें ऐसा समीकरण बनाना है, हमें ऐसा समीकरण बनाना है जिसमें ए बी और सी एम हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी वाला मान लिखते हैं। ए बी वाला मान हमने लिख लिया, ए बी बराबर बी एम प्लस एम सी, बी एम प्लस एम सी है। अब इसमें से इन दोनों को सी एम के पद में लाना है, इन दोनों को सी एम के पद में लाना है। अब कैसे आएगा, देखो बी एम कहाँ है, बी एम किसके बराबर होगा, बी एम बराबर होगा एम सी के बराबर होगा। क्यों, जब यह पूरा बराबर है या पूरा बराबर है, ये दोनों आपस में समविभाज्य, मतलब यह इसके बराबर है, इसके बराबर है, यह पूरा इसके बराबर है। इस हिसाब से आप यह पूरा लिख लेना। ठीक है, यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, इसलिए यह चार आपस में बराबर है। फिर आप एक समीकरण बना लेना। ठीक है, फिर आप फिर लिख देना आप उस समीकरण से, मतलब कि जो बी एम होगा किसके बराबर होगा, एम सी होगा। फिर ए एम जो होगा, इसी प्रकार से ए एम भी होगा, किसके बराबर होगा, एम सी के बराबर होगा। ठीक, मतलब देखो यह क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा बी एम की जगह हम एम सी लिख दें प्लस ए एम सी लिख दें। कैसे, क्योंकि हमने लिखा है डी एम बराबर एम सी बराबर बी एम बराबर ए एम। ठीक है, यह होगा, ये समीकरण मान लो स्टार, मतलब हैज मान लो, जो भी हो, तो इस समीकरण से ही है। ठीक है, क्योंकि आपस में बराबर होगा। ठीक, अब देखो ए बी बराबर 2mc, ये सब भूल जाओ। ए बी बराबर 2mc, मतलब एम सी बराबर ए बी बाई 2, एम सी बराबर ए बाई 2, तो एम सी एम बराबर ए बी बाई 2, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक, तो ये था अपना 7 का जो 7.1 जो है का बेसिक, मतलब 7.1 पूरा आपका सॉल्यूशन हमने करवा दिया। इससे पहले जो आपका बेसिक भूमिका थी वो बता दिया। कम से कम आधा घंटा 40 मिनट तक तो हमने आपको प्रमेय ही बताया दिया। ठीक है, मतलब ये पूरा हमने आपको आधा घंटा में बताया, लेकिन आधे घंटा में हमने, मतलब आधा घंटा 40 मिनट में हमने आपको तो बेसिक बताया। ठीक है, तो मेहनत देखो प्रॉपर करते रहो। ठीक है, इसी हिसाब से पढ़ते रहो। ठीक, एक वीडियो अच्छे से देखते चलो, जहाँ ना समझ में पूछते चलो, पढ़ते रहो, अपने गुरुजनों को सम्मान करो, बस यही बोलूँगा। और दूसरा चीज़ ये आपको पता होना चाहिए कि आप पर किसी ने इन्वेस्ट किया है, मतलब आप पर मतलब आपसे किसी ने आस लगा के रखा है। ठीक है, जब आपसे किसी ने आस लगा रखा है तो आप उसे निराश मत कीजिए। अब यह आपका काम है कि आप सोचो कि वो कौन है कि जिसने, मतलब आप किसके लिए करोगे। ठीक है ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझो। ठीक है, तो पढ़ते रहो, इसी तरह से हम भी चलते रहेंगे। अब आएगा इसी प्रकार, देखो जी अपने इतना बेसिक पढ़ लिया ना, अब इसी के बाद फिर नेक्स्ट प्रश्नावली आएगा। नेक्स्ट प्रश्नावली आएगा, उससे सबसे पहले आपको प्रमेय बताया जाएगा, मतलब कि प्रश्नावली हल करने के लिए जो चीज़ें आपकी बेसिक चाहिए वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जैसे देखो जब किसी भी कोड को 90 अंश सिद्ध करना होता है, ये भी एक समस्या था। इसमें देखो प्रॉपर इसका हल हमने नहीं बताया है, क्योंकि 90 अंश अगर सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में बराबर दिखाते हैं, बराबर दिखा के फिर रैखिक योग में लगाते हैं, फिर रैखिक योग लगाने के बाद 90 अंश सिद्ध हो जाता है। तो मतलब कि एक समस्या, मतलब कि इसमें जितने भी समस्या आने वाली है, जो आप सोच सकते हो कि ये समस्या ऐसा कुछ हो सकता है, वो हम आपको करा देंगे आपको सोचने से पहले। बस एक कंडीशन एक ही कि आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा सा हो जाता है, लेकिन एक ही बार देखने की जरूरत है, इसमें पूरा A to Z आपको सर बता दिएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय। ठीक है, जय हिंद। बाकी पढ़ते हो यार, अपने गुरुजनों को सम्मान करो, मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ते रहो। बाकी थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी करवा देना यार, शेयर और कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगे। ठीक है ना, अधिक से अधिक लोगों के पास भेजो ताकि उन्हें भी पता चले। बाकी हमने आपको सुदामा कृष्ण वाला कहानी सुनाई दिया है, हर वीडियो में सुनाता हूँ कि भाई देख सभी टॉपर बनो, क्योंकि देखो सभी अपने माँ बाप के बच्चे हैं और सभी के माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा आगे चले। तो हमें ऐसा सोच नहीं रखना है कि हमारा दोस्त आगे ना बढ़े, क्योंकि वो हमारे साथ ही है, वो हमारे साथ उड़े। हमारा सोच होना चाहिए कि वो हमारे साथ उड़े। मेरा 99 नंबर है तो उसका भी 99 नंबर है, हम दोनों का 90 नंबर है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं एक का 99 नंबर है तो दूसरे का नहीं आ सकता है ना। तो जब आ सकता है भाई, जब दोस्ती की उससे तो उसे बताओ खुलकर, सब कुछ सिखाओ, उसे बताओ, अपने सीखो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद, जय हिंद। बहुत हो गया भाई, चलो।